प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई थी, 2 और 3 अभी नहीं करनी थी आप पे, 4 आपका होगा था, 5 आपका होगा क्या, 6 हम करने जा रहे हैं। ये मिस्टर हसाम मौजम का क्वेश्चन है जी, मुझे मौजम पसंद है, हसाम मौजम का क्वेश्चन है। सबसे पहले जी आपके पास बेसिक सैलरी है जी, इनकम फ्रॉम सैलरी हम सबसे पहले करते हैं जी। सबसे पहले बेसिक सैलरी है 10 लाख रुपीज़ है, बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल है, इसको ऊपर कॉलम में लिखे। बेसिक सैलरी के बाद सेकंड आइटम देखेंगे डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस महंगाई अलाउंस इसको कहा जाता है, डियरनेस अलाउंस भी पूरी टैक्सेबल है 1,20,000। उसके बाद एफिशिएंसी ऑनरेरियम कहते हैं अच्छी कारकर्दगी पर आपको इनाम मिला है, एफिशिएंसी ऑनरेरियम मिला है, एजाजिया मिला है, अच्छी कारकर्दगी पर जो एजाजिया मिलता है, जो ऑनरेरियम मिलता है, पूरी टैक्सेबल है। उसके बाद रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, आपके रिहायशी बिल हैं एम्प्लॉयर अदा कर रहा है तो पूरी टैक्सेबल है। रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितनी अमाउंट है जी, रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर 1,75,000 है, पूरी टैक्सेबल है। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, इसको भी मार्क कर लें जी आप। कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, जॉब से निकाल दिया गया है इस वजह से कंपेंसेशन दी गई है, कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन पूरी टैक्सेबल है, 2,80,000 पूरी टैक्सेबल है। सुधा जी लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर, बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को देखिएगा, लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर, बताना ना पड़े को कहां पड़ी हुई, लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से कर्ज लिया है आपने, मैंने कहा था कर्ज बेनिफिट नहीं है, कर्ज पर बचने वाला इंटरेस्ट बेनिफिट, अगर बचा है तो कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट हमारा सेव हो गया है, अगर आपसे इंटरेस्ट मार्केट रेट के मुकाबले में कम लिया जाए, अगर कंपनी मार्केट रेट के मुकाबले में आपसे कम इंटरेस्ट ले तो समझ लें आपको बेनिफिट हो रहा है। मार्केट रेट का पता कैसे चलेगा, तो मैंने कहा था याद रखना है 2022 के लिए टैक्स रेट है, मार्केट रेट है 10%, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर। अच्छा इस क्वेश्चन में एडिशनल क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कितना इंटरेस्ट आप दे चुके हुए, इससे भी फाइंड आउट हो जाएगा कि कितना इंटरेस्ट हमारा सेव हो गया है, बच गया है, क्योंकि 10% मार्केट रेट है, हमसे लिया गया 1,04,000, जब रकम दे दी है तो फिर 8% को छोड़ते हैं आप, 1,04,000 उसने हमसे इंटरेस्ट लिया है। अच्छा उसने 1,04,000 लिया है, इंटरेस्ट बनता कितना था, बेंच मार्क रेट के मुताबिक इंटरेस्ट कितना बनता था जी, 11,50,000 का लोन है, उस पर 10% इंटरेस्ट बनता था मार्केट रेट के मुताबिक, 1,15,000 रुपए इंटरेस्ट बनता था, मार्केट रेट से इंटरेस्ट लेते तो 1,15,000 बनता था। कंपनी ने आपसे कितना ले लिया हुआ है इंटरेस्ट, 1,04,000 रुपया ले लिया हुआ है, लेस इंटरेस्ट पेड बनता था 1,15,000, 1,04,000 आपसे ले लिया गया है, इसका मतलब कितना फायदा हो गया आपको, 11,000 का बेनिफिट हुआ है। इंटरेस्ट बनता 1,15,000 था, आपसे 1,04,000 लिया गया है, 11,000 का बेनिफिट है जो कि टैक्सेबल हो जाए। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट पूरी टैक्सेबल है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। लीव एनकैशमेंट पूरी टैक्सेबल है जी 1,45,000। उसके बाद फिर 10% मार्केट रेट था, आपसे 8% दिया जा रहा था, 2% का फायदा हो रहा था, फिर लोन की रकम पर 2% लेकर टैक्सेबल करना, 2% लेना था, 10% मार्केट रेट है, आपसे 8% लिया जाना था, 2% का बेनिफिट है तो 11,50,000 पर 2% का फायदा निकाल के टैक्सेबल कर देना था। पीएचडी अलाउंस, उसके बाद लिखा भाई पीएचडी अलाउंस फुली टैक्सेबल है, पीएचडी अलाउंस फुली टैक्सेबल है, जिसको हमने ऑनलाइन बेसिकली होती है। कैश लोन रिसीव फ्रॉम फादर, कैश लोन रिसीव फ्रॉम फादर, ये कैश लोन जो फादर से लिया गया ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में,
मेडिकल इंश्योरेंस आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, फुली एग्जैम्प्ट। ये देखिए मैंने अभी तक दो चीजों को मार्क किया हुआ है, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर और एक कैश लोन रिसीव फ्रॉम फादर। ये दोनों इनकम का मदर सोर्सेज में आते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस जो कंपनी दे रही है आपकी, ये फुली एग्जैम्प्ट है, पेड बाय एम्प्लॉयर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर 50,000 फुली एग्जैम्प्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है एक्वायर्ड अ कार ऑन लोन, कंपनी ने लोन पर कार ली है जिसकी वैल्यू 40 लाख है। लीज रेंटल पेड फ्रॉम हिज ओन सोर्स, कंपनी 10 लाख रुपया इसके लीज रेंटल दे रही। भाई लीज से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। 40 लाख की गाड़ी ये एम्प्लॉई ने खुद खरीदी है। क्या ये बेनिफिट है? देखिए जरा, लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है। क्या लिखा हुआ है? एक्वायर्ड कार ऑन लोन। किसने कार खरीदी है? इसका ऊपर नाम लिखा हुआ है मिस्टर हसाम मोजम। ये तो लिखा हुआ कंपनी ने कार दी है, उसने खुद कार ली है भाई 40 लाख रुपए की। इसकी कोई ये बेनिफिट थोड़ी है, कंपनी प्रोवाइड करे तो बेनिफिट है ना भाई। कार की वैल्यू का 10% या 5% लेना होता है, ये कार तो उसने खुद ली है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी इसकी। उसके बाद है जी यूज फॉर बोथ ऑफिशियल, इससे भी कोई फर्क, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि बोथ पर्पस के लिए हो तो कार की वैल्यू का 5% लेकर टैक्सेबल करते हैं, लेकिन तब जब कार कंपनी दे आपको, अब कार कंपनी ने नहीं दी हुई, आपने एक्वायर्ड, आपने खुद कार ली है, खुद उसके लीज रेंटल अदा कर रहे हैं, तो बेनिफिट थोड़ी है ये। कोई कार खरीद लेना, मकान खरीद लेना, कोई एसेट खरीद लेना बेनिफिट थोड़ी है, तो एक्सपेंडिचर है। मतलब ट्यूशन फी ऑफ 3 चिल्ड्रन, ये टोटल इनकम में से माइनस होने के लिए है, टोटल इनकम में से माइनस होने के लिए। उसके बाद देखिए पैराग्राफ बड़े ध्यान से एक एक लाइन पढ़नी है। ही इज प्रोवाइडेड विद फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन बाय द एम्प्लॉयर, कंपनी की तरफ से उसको मकान दिया गया है फ्री फर्निश्ड, और उसको ये भी ऑफर दी गई है, मिस्टर हसाम मोजन वाज एंटाइटल्ड, और ये भी ऑफर दी गई है टू एन अकोमोडेशन ऑफ 75,000 पर मंथ, कि अगर वो मकान नहीं लेगा तो 75,000 रुपये बहाना ले ले हमसे। दोनों बेनिफिट हो गए, दोनों की रकम कैलकुलेट करनी है। इफ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, अगर अकोमोडेशन नहीं दी जाती तो 75,000 रुपये का अलाउंस मिलेगा उसे। तो जब दोनों बेनिफिट दिए हो कैलकुलेट दोनों को करते हैं, दोनों में से जो अमाउंट हायर होती है वो टैक्सेबल हो जाती है। तो फर्स्ट आप लिखिए जी हेडिंग बेशक दे रहे हैं अकोमोडेशन की, अकोमोडेशन फैसिलिटी। अकोमोडेशन फैसिलिटी क्या लिखा जी आपने? फ्री फर्निश अकोमोडेशन, फ्री फर्निश अकोमोडेशन। अगर फ्री फर्निश अकोमोडेशन मिला तो क्या करना है आपने? 45% या 30% लेना है। ना बताया जाए तो 45% लेना जी मिनिमम टाइम स्केल का। मिनिमम टाइम स्केल इस क्वेश्चन में नहीं है, तो बेसिक सैलरी का 45% ले लेना। बेसिक सैलरी का 45% ले तो ये आएगा 4,50,000, ये भी निकाल लेना है। और जो एंटाइटल्ड अमाउंट है, अगर वो मकान नहीं देता, एंटाइटल्ड अमाउंट इफ अकोमोडेशन नॉट, अगर रिहाइश नहीं मिलती तो जो एंटाइटल्ड अमाउंट है वो 75,000 पर मंथ है। तो सालाना एनुअल कितनी हो गई? कोई भी अमाउंट नहीं है, एनुअल लेनी है। 75,000 अगर पर मंथ है तो साल की कितनी हो गई? 9 लाख जी 9 लाख तो अगर फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकाले तो वो 45% 4,50,000 बनती है, रेंट की अमाउंट निकाले तो वो 9 लाख बनती है, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो बड़ी रकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, 9 लाख टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है he donated 1,60,000 to the University of Punjab। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर एवरेज रिलीफ देनी। जो डोनेशन है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दी जाती है, इस पर एवरेज रिलीफ मिलती है। इसको मार्क कर लें कि आल्सो इनकर्ड 20,000 ऑन पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स। उसने 20,000 रुपया पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्च किया है जो उसे रीइंबर्स हो रहा है कंपनी की तरफ से, कंपनी उसको ये पैसे वापस कर रही है। और लिखा हुआ है वाउचर सबमिटेड, उसने उसके वाउचर को अप्रूव करवाकर जमा करवाया था। बेटा ऐसा कोई मेडिकल अलाउंस रीइंबर्स हो तो वो फुली एग्जैम्प्ट होता है,
जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक मिलेगा। मेडिकल बिल्स रीइंबर्स फुली एग्जाम्पल। तो ये हमने अज्यूम कर दिया कि वो क्या है, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब जॉब उसे मिल रही थी तब तय हुआ था भाई कि हम तुम्हें मेडिकल की सहूलत देंगे, तो इस वजह से कंपनी ने उसे 20,000 रुपया रीइंबर्स कर दिया। तो ऐसा जो रीइंबर्समेंट है वो फुली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद जी वन बाय वन तरतीब से ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव 1,30,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ वन फ्री लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट। कंपनी उसे लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट दे रही है 1,30,000 रुपये मालियत की, फुली टैक्सेबल है। लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट 1,30,000 की, फुली टैक्सेबल है। अगर ये एयरलाइन कंपनी भी होती ना तो टैक्सेबल है, हालांकि इस पैसे में लिखा नहीं हुआ एयरलाइन कंपनी, एयरलाइन कंपनी भी होती तो टैक्सेबल था। ट्रांसपोर्ट कंपनी, एयरलाइन कंपनी बेशक अपने रिसोर्सेज से कोई फैसिलिटी दे दे, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, इसको मार करने की टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में 8वें स्टेप में आएगा, याद है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अब चैन पे लिखा जाता है। शेयर फ्रॉम एओपी, इसको भी मार करने टोटल इनकम में ऐड होना है, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में सॉरी ऐड होगा ये, तो डायरेक्ट टैक्सेबल इनकम और रेट पर्पस आएगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख वाज सोल्ड टू मिस्टर हसाम बाय द एम्प्लॉयर एट 1,05,000। कितना बेनिफिट हुआ है? शाबाश, 5,000 का बेनिफिट हुआ है। बताइए कितना बेनिफिट हुआ है? 1 लाख का कंप्यूटर कंपनी ने आपको 1,05,000 में दिया, तो कितना फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। 1 लाख वाली चीज आपको 1,05,000 में दी गई है, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एट मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, 1 लाख वाला कंप्यूटर 1,05,000 में दिया गया, बल्कि 1,05,000 का नुकसान हुआ है, नुकसान को नहीं लिखते हम, तो यहाँ पे नथिंग इज टैक्सेबल, क्योंकि बेनिफिट ही कोई नहीं हुआ। मार्केट में जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 1 लाख थी, कंपनी ने आपको 1,05,000 में दिया है। एंड वाली लाइन की है रिक्वायर्ड, एंड वाली लाइन तक पढ़ना है, रिक्वायर्ड कैरी कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। पहली लाइन से एंड वाली लाइन तक हमने सारा क्वेश्चन पढ़ा, जिन चीज़ों का इनकम फ्रॉम सैलरी में इफेक्ट नहीं था उनको हमने मार्क किया, टोटल 6 चीज़ों को मैंने मार्क किया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ तक आपकी सैलरी इनकम कंप्लीट होगी, तो यहाँ तक हम फोकस करेंगे, तो आएगी टोटल सैलरी इनकम। आउटर कॉलम का टोटल करें, इस सैलरी का पोर्शन हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ के सैलरी की आइटम हमने निकाल के यहाँ लिखनी है, तो सैलरी की आइटम यहाँ तक निकाल कर लिखी तो आ जाएगी टोटल सैलरी इनकम। करें टोटल बताएं शाबाश। सारी इनकम लिखनी है, ये मुझे लग रहा था टैक्सेबल है, आपको बेनिफिट मिला ना, लेकिन आपने बेनिफिट कैलकुलेट किया तो कोई बेनिफिट नहीं, कंपनी ने कंप्यूटर दिया आपको अपेरेंटली, जाहिर तौर पे तो फायदा नहीं, कंपनी ने कंप्यूटर दे दिया आपको, लेकिन जब आपने उसकी कैलकुलेशन की, जब आपने कैलकुलेशन की तो कोई फायदा नहीं हुआ। 31 लाख 31 लाख जी 41,000। इसी देर में आएंगे तो कैसे हम करेंगे? टोटल सैलरी इनकम आ गई जी 31,41,000, टोटल सैलरी इनकम आ गई। अब देखिए जी आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया ना अब तक, आपने सारा क्वेश्चन अब तक पढ़ लिया है, जो चीजें इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड थी उनको मार्क कर दिया हुआ है आपने। अब क्या करें, सैलरी के बाद जाए प्रॉपर्टी पर, तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। तीसरी चीज है इनकम फ्रॉम बिजनेस, पूरा क्वेश्चन पढ़ा कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस भी नहीं है। हमने कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ा है, कोई कैपिटल गेन भी नहीं है, हाँ अदर सोर्सेज की इनकम है। तो सैलरी के बाद बाकी तीनों इनकम नहीं है, फिर ऐड थे यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 39 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबसे पहले आपने क्या किया जी, सैलरी, प्रॉपर्टी देखा तो नहीं है, बिजनेस देखा तो नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, अदर सोर्सेज का। अब दोबारा सारी आइटम इनको आपने मार्क किया, वैसे इनको सिर्फ मार्क किया हुआ, जो इनकम फ्रॉम सैलरी में थी सिर्फ उनको देखें।
तो लिखा हुआ है कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी इनाम दे वो फुली टैक्सेबल है। कैश अवार्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, कैश अवार्ड बाय प्राइम मिनिस्टर कितना नहीं 1,27,500 फुली टैक्सेबल। मतलब कैश लोन रिसीव फ्रॉम फादर, फादर से जो कैश लोन मिलेगा ना फुली टैक्सेबल। अगर लोन क्रॉस चेक की शक्ल में मिले उसका सबूत होता है वो एग्जाम्ड होता है, लेकिन कैश लोन जो है फुली टैक्सेबल। कैश लोन फ्रॉम फादर फुली टैक्सेबल। कैश लोन फ्रॉम फादर जी 2 लाख रुपीस। उसके बाद ये ट्यूशन फी वैसे टोटल इनकम में से माइनस होती है। उसके बाद डोनेशन है वो कैवरेज लीव में आना है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यहाँ पर नहीं आएगा, टैक्स डिडक्टेड में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी भी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड होना है। तो यहाँ तक आपने सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट कर दिए। सैलरी भी कर लिया, प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल गेन नहीं था, अदर सोर्सेज में लिखा वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक बेटा अब आपने सारी इनकम टोटल कर देनी है, तो आपके पास आएगी टोटल इनकम। आएगी टोटल इनकम 31,41,000 में से टोटल इनकम माइनस करेगी। टोटल इनकम है, टोटल इनकम में से माइनस करनी है। देखिए आपने टोटल सैलरी इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम को ऐड करना है। टोटल इनकम देखिए कितनी आ रही है 34,68,500। ये आ गई टोटल इनकम। अब देखिए ना स्टेप बाय स्टेप, ये तो मैं याद करवाया था आपको कितने लगा कर। टोटल इनकम में अब क्या करना है, 5 चीजें माइनस करनी है। अब आपको याद होना चाहिए ज़कात माइनस होनी है, वर्कर वेलफेयर फंड माइनस होना है, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 माइनस होनी है, प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस माइनस होना है, और 5वीं चीज है चिल्ड्रन एजुकेशन फीस। 4 नहीं है, 5वीं चिल्ड्रन एजुकेशन फीस है, लेकिन यस सर लेस ये देखें ध्यान रखें शाबाश 85,000 चिल्ड्रन एजुकेशन फीस। व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखें, नॉट अलाउड लिखने लगा हूं मैं, ये भी अलाउड नहीं है। ज़कात वैसे नहीं है, वर्कर वेलफेयर फंड नहीं है, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 नहीं है, प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस नहीं है, चिल्ड्रन एजुकेशन फीस थी लेकिन वो भी नॉट अलाउड है। परेशान हो गए, पता नहीं क्यों अलाउड नहीं। ये आपने पढ़ा हुआ है, समझाया हुआ है, 2 दफा समझाया हुआ है, गवर्नमेंट समझाते वक्त भी, और जब आपको रिलीफ एंड अलाउंसेस का क्वेश्चन करवाया थ्रेडिंग उसमें भी समझाया कि चिल्ड्रन एजुकेशन फीस तब अलाउड है जब आपकी टोटल इनकम अप टू 15 लाख 15 लाख से कम हो। जब 15 लाख तक हो तो आपकी इनकम कितनी है, 34 लाख है, तो ये नॉट अलाउड है चिल्ड्रन एजुकेशन फीस, क्योंकि आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। ये आपने फॉर्मेट में भी पढ़ा हुआ है। इसका मतलब है टोटल इनकम में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो ये आपके पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई आपके पास, ये इनकम एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई। यही वो एक्चुअल इनकम है जिस पे टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी होगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। यस सर एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है जी 34,68,500। इसमें ऐड करें शेयर फ्रॉम एओपी। 85,000 शेयर फ्रॉम एओपी का मतलब है अगर आप किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर हैं, वहां से आपको हिस्सा मिल रहा है, आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस के मेंबर हैं, वहां से हिस्सा मिल रहा है, शेयर फ्रॉम एओपी कहलाता है। तो ये आती है टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। 85,000 ऐड करना है जी आपने, ये आएगा 35,53,500। जब आप शेयर फ्रॉम यूओपी ऐड करते हैं, अगर क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम यूओपी हो, जब आप शेयर फ्रॉम यूओपी ऐड कर देते हैं तो आपके पास आ जाती है टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। इसका मतलब ये वो इनकम है जिस पर टैक्स रेट लगाना है हम। एक्चुअल इनकम यही है, टैक्स इसी पर देना है, ये सिर्फ टैक्स रेट निकालने के लिए। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप कंप्यूटेशन का शुरू हो जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इन टैक्स पेएबल। अब इस इनकम पर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है।
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल on taxable income for rate purpose. On taxable income for rate purpose. हमने 35,53,000 पर टैक्स कैलकुलेट करना है। 35,53,000 आपकी इनकम है, रेट पर्पस वाली इनकम है। इस पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स रेट का टेबल देखिए सब लोग शाबाश। टैक्स रेट का टेबल देखिए, फॉर्मेट में भी गिवन है बुक के भी इस चैप्टर के स्टार्ट में पेज नंबर 379 पर 379 पर भी टेबल दिया हुआ है जी। टैक्स रेट का टेबल दिया हुआ है जी, जिसमें इनकम की रेंज लिखी हुई है। आपकी इनकम है 35,53,500। 35,53,500 वाला जी 6 स्लैब में 6 स्लैब की रेंज लिखी हुई है 35 लाख से लेकर 50 लाख तक। कि 35 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है ना जी, उस पर 20% टैक्स है। तो 35 लाख से क्योंकि ये स्लैब शुरू हो रही है, तो 35 लाख तक का फिक्स टैक्स दिया हुआ है 3,70,000। 35 लाख तक का फिक्स टैक्स है 3,70,000। और जितनी इनकम 35 लाख से ज्यादा है, जितनी इनकम 35 लाख से ज्यादा, उस पर 20% टैक्स है। तो आपकी इनकम है 35,53,500। ये 35 लाख से कितनी ज्यादा है जी? 53,500 से ज्यादा है। जो अब इनकम है इस पर 20% टैक्स होगा। 10,700 तो टोटल रेट पर्पस वाला टैक्स आएगा, जिसको इनर कॉलम में रहने देना है। 3,80,700 इसको इनर कॉलम में रहने देना, ये आपका एक्चुअल टैक्स नहीं है। ये सिर्फ इस रेट के लिए था, ये जो 20% रेट है ना, इसके लिए था। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम 34,68,000 लिखते हैं ना, तो रेट पिछले स्लैब तक लगना था, रिलीफ मिल जाना था। लेकिन यहाँ पर रिलीफ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि शेयर फ्रॉम यूओपी तो आपका प्रॉफिट ही है ना, शेयर फ्रॉम यूओपी तो आपका प्रॉफिट है ना। तो इस वजह से आपका रेट यही वाला लगेगा। हाँ, बाद में काम कर रहे हैं इसे। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, ये टैक्स है, ये 3,80,700 टैक्स है किस पर? 3,80,700 टैक्स किस पर है? रेट पर्पस वाली इनकम पर 35,53,500 पर। हमें टैक्स चाहिए 34,68,500 का, वो एक्चुअल टैक्स है हमारा। अब हम वो कंप्यूट करने जा रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। मैंने फॉर्मेट में भी समझाया हुआ ये कि ये जो टैक्स है 3,80,000, जैसे आपको पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा, कहा जाए अभी 2 महीने का निकालें, तो आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट को 12 पर तकसीम करते हैं, 12 पर तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि 1 मंथ का आ जाए। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 मंथ का निकाल लेते हैं। ये 3,80,700 समझ लें इंटरेस्ट है, टैक्स है। कौन सी इनकम का? 35,53,500 रुपए का। 3,80,700 टैक्स है 35,53,500 का। डिवाइड करेंगे तो 1 रुपए का टैक्स आ जाएगा। हमें टैक्स चाहिए एक्चुअल इनकम का। एक्चुअल इनकम है 34,68,500। ये टैक्स है इस इनकम का, डिवाइड करेंगे तो 1 रुपए की इनकम का टैक्स आ जाएगा। 34,68,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,68,500 का टैक्स आ जाएगा, which is actual tax payable। 3,73,000। ये आ जाएगा actual tax payable। 3,71,594। एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया जी 3,71,594। ये सेकंड स्टेप है। मैंने 4 दिन में ये स्टेप समझाए थे आपको, और रोज मैं रिवाइज करता था जी। सबसे पहला स्टेप है जी, शेयर फ्रॉम यूओपी ऐड करके आपने रेट पर्पस वाली इनकम निकालनी है, उस पर टैक्स निकालना है। दूसरा स्टेप है जी, आपने फिर एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से टैक्स निकालना है। तीसरा स्टेप है जी, आपने कंसेशन देनी है सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन को। फोर्थ स्टेप है जी, आपने 25% कंसेशन देनी है टीचर्स को, फुल टाइम रिसर्चर्स, फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर्स को। पांचवा स्टेप है जी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट देना है आपने, किसी की गैर मुल्की आमदनी है, फॉरेन बिजनेस इनकम है,
उस पर रायते नहीं है। 6 स्टेप है एवरेज रिलीफ। इस क्वेश्चन में वो है ये एवरेज रिलीफ का स्टेप। एवरेज रिलीफ किस किस पर दी जाती है ये भी आपको 2 दफा बताया हुआ है। एक दिन फॉर्मेट से बताते वक्त और एक दफा जब आपको मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवा रहा था रिलीफ एंड एनालिसिस का, उसमें भी बताया हुआ है। एवरेज रिलीफ किस किस पर दी जाती है आपको पता, टोटल 6 चीजें हैं लेकिन उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ डोनेशन टू द पंजाब यूनिवर्सिटी है। डोनेशन टू द पंजाब यूनिवर्सिटी, ये अमाउंट अलाउड है रिबेट के लिए, अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ। रिलीफ किस रकम पर देनी है? 6 चीजों पर रिलीफ दी जाती है जी। अमाउंट कितनी है जी? डोनेशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1,60,000, 1,60,000 पर रिबेट देनी है हमने, रिलीफ देनी है। इसके अलावा और कोई रिलीफ वाली अमाउंट नहीं है। फिर मैंने बकायदा उर्दू में लिखवाया हुआ है कि एवरेज रिलीफ निकालने का तरीका है रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम पर डिवाइड करना है। अगर रेट पर्पस वाली इनकम या रेट पर्पस वाला टैक्स नहीं होता तो फिर पिछले स्टेप का टैक्स लेना है, उसको एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करना है। उर्दू में लिखाया हुआ है कि एवरेज रिलीफ निकालने का तरीका है रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड करें। रेट पर्पस वाला टैक्स है 3,80,700, Yes, sir. ये तो एक्चुअल टैक्स है ना। एवरेज रिलीफ के लिए रेट पर्पस वाला टैक्स लेते और उसे रेट पर्पस वाली इनकम से ही डिवाइड करते। अगर रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम ना हो तो तभी होगा ना जब शेयर फ्रॉम ईओपी होगा। तो फिर आपने क्या करना है, पिछले स्टेप का टैक्स लेना है, जो भी होगा, जो भी इससे पिछले स्टेप का टैक्स है उसको एक्चुअल इनकम से डिवाइड करना है। इनकम होगी एक आपके पास, जब रेट पर्पस वाली इनकम ही नहीं होगी तो फिर एक्चुअल इनकम ही होगी सर। बहरहाल इस क्वेश्चन में एवरेज रेट पर्पस वाला टैक्स भी है और रेट पर्पस वाली इनकम भी है। इसे डिवाइड करें, जिस पर रिलीफ देनी है उसे मल्टीप्लाई कर दें। 1,60,000 पर रिलीफ देनी है उसे मल्टीप्लाई कर दें। 1,60,000 पर रिलीफ देनी है उसे मल्टीप्लाई कर दें। 17,141. 17,141 एवरेज रिलीफ आ गई। जब आप एवरेज रिलीफ माइनस करते हैं तो आपके पास ग्रॉस टैक्स पेएबल आ जाता है। इसको नेट टैक्स पेएबल भी कह सकते हैं। बहरहाल ग्रॉस टैक्स पेएबल आ गया जी। 3,71,594 में से 17,141 माइनस करते हैं। 3,54,452. 53. 450 तो ग्रॉस टैक्स पेएबल आ गया जी 3,54,453। ग्रॉस टैक्स पेएबल आने के बाद 7वां स्टेप है जी ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। इस क्वेश्चन में कोई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है। ग्रॉस टैक्स पेएबल, ग्रॉस टैक्स पेएबल है जी 3,54,453। इसके बाद 7 स्टेप बनता है जी। 7 स्टेप बनता है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, वो नहीं है। 8 और लास्ट स्टेप है जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट और लास्ट स्टेप है जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वैसे में जिन चीजों को मार्क किया हुआ है उनमें देखें जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना है जी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी है 3,25,000। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी है जी 3,25,000 माइनस कर दें 49,450. तो आपके पास आंसर आएगा जी नेट टैक्स पेएबल नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न 29,453. 29,450। तो ये नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया। इसके बाद एफटीआर की इनकम आती है लेकिन इस क्वेश्चन में कोई एफटीआर की इनकम नहीं है। यहाँ पर हमारा इनका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको होगा कल